नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम लोग चंपावत जनपद या फिर काली कुमाऊं, कुमाऊं और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को देख रहे हैं। तो आज हम लोग एक और चंपावत की बहुत महत्वपूर्ण जगह आए हैं। जाना है वहां पे वीडियो के दृष्टिकोण से। और चंपावत एक पौराणिक कूर्म नगरी, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये क्षेत्र उत्तराखंड का, इस देश का, और बहुत सारे देवताओं की, ऋषि मुनियों की तपस्थली यह रह चुका है। कत्यूरी शासकों का प्रशासनिक केंद्र रह चुका है। चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी होने का गौरव इस चंपावत क्षेत्र को प्राप्त है। यहाँ पर उनके शासन से संबंधित किले हैं, मंदिर हैं, नौले हैं, सराय है, बिरखम है। तमाम ऐतिहासिक इमारतें, दस्तावेज अभी भी इस चंपावत शहर में, इस जनपद में, इस काली कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद है। तो आज ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण किले कोट में हम लोग आज जा रहे हैं, जो यहाँ की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर थी, लेकिन अब उसके कुछ चुनिंदा या नाम मात्र के ही भग्नावशेष बचे हुए हैं। उस जगह का नाम है द्रोणकोट। तो ये सर्किट हाउस, इस समय हम लोग वहां पे खड़े हैं। तो सर्किट हाउस के पीछे जो आप ये पहाड़ की धार देख रहे हैं, ये एक चबूतरा, एक टीला देख रहे हैं, जो नीचे राजाबुंगा के किले के पश्चिमी तरफ को खत्म होता है। तो ये वो पूरा एरिया है जो एक जमाने में काफी सालों पहले द्रोणकोट का क्षेत्र कहलाता था। और यहाँ पे शासन करते थे रावत कौम के राजा, जो एक मांडलिक राजा के तौर पर, सामंत के तौर पर यहाँ पर शासन करते थे। और जब चंद शासक सोमचंद ने यहाँ पर चंद वंश की स्थापना करी, राजाबुंगा का किला बनाया, तो यहाँ पर एक युद्ध में अपने फौजदार कालू तड़ागी की सहायता से उन रावत कौम के राजाओं को यहाँ से पराजित कर दिया और अपना जो साम्राज्य था, अपने शासन की महत्वपूर्ण चीजों को इस द्रोणकोट क्षेत्र से संचालित किया। तो ये एक महत्वपूर्ण, एक बहुत स्थल है, इस महत्वपूर्ण स्थल है इस चंपावत क्षेत्र का, जो दुर्भाग्य से अब इतिहास की, उत्तराखंड के इतिहास के कुछ अध्यायों में, कुछ ही चंद लाइनों में जो है सिमट चुका है एक द्रोणकोट नाम से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये सांस्कृतिक धरोहर इस क्षेत्र की, और कुछ यहाँ पे अवशेष है, बिरखम के रूप में है, मंदिर के रूप में है, और उसके साथ साथ कुछ पत्थर है जो अभी भी बचे हैं और बार बार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे कभी एक किला था, एक महत्वपूर्ण केंद्र था, गढ़ था, कोट था। तो बहुत सारे किले, राजाबुंगा का किला, चांडालकोट का किला, इसके अतिरिक्त सुई बिशुंग का किला, कटोलगढ़, बाणासुर का किला, तो ऐसे ही किलों की तरह, ऐसे ही कोट की तरह एक द्रोणकोट भी था, जो अब जो है खामोश सा हो गया है। तो आज हम इस द्रोणकोट किले को देखेंगे और यहाँ से जो लोग जुड़े हैं, समझ रखते हैं, जानकारी रखते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उसके कौन कौन से अवशेष इधर उधर बिखरे हुए हैं उन सबको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इस द्रोणकोट क्षेत्र की ओर, जो अपने आप में एक समृद्धशाली इतिहास को संजोए हुए है। द्रोणकोट का जो ये एरिया है, इसके ऊपरी हिस्से में हम लोग खड़े हैं सर्किट हाउस के पास, और मेरे साथ यहाँ पे श्री हयातराम जी है और श्री ओम प्रकाश जी। तो उनसे हम जानते हैं अपना इस द्रोणकोट के बारे में और अन्य कौन सी जगह है जो यहाँ से जुड़ी हुई है। तो नमस्कार राम जी। तो ये जो धार है पहाड़ की, यही द्रोणकोट कहलाती थी? हाँ, द्रोणकोट रोतों की थी ये। रोतों की? हाँ, रोतों की जी। ये जगह, वो नौला भी उनका था, ये किला भी उनका, उन्हीं से बनाया हुआ था। अच्छा। हाँ। तो जो वो नौला, ये रोता नौला वो दो नौले थे उनमें। अच्छा। बोले दो बताते थे। अच्छा। अब वो दब गए हैं। जी जी जी। वो दबने से अब उनका पता नहीं लगा। अच्छा। हाँ, मतलब ये बात एकदम सही है कि जो द्रोणकोट का क्षेत्र था, ये कभी रावत वंश के जो राजा थे, उन लोगों का था, जिनको रौत कहा जाता था यहाँ की भाषा में। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि एक नौला भी है जो रौत नौले के नाम से है, और वो इस समय जमीन में वो दब चुके हैं क्योंकि ये कई सालों पुरानी बात है। कभी निकल जाएंगे तो निकल भी सकते हैं। आजकल बेच रहे हैं, खोद रहे हैं, उनको कोई निकल जाएगा तो निकल भी सकते हैं। पानी है जी, और नौले नहीं मिलते हैं। पानी तो खाते हैं सब। जी 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 जी। वो नौले नहीं देखे हमने। तो ये है वो क्षेत्र
जो पर्टिकुलर द्रोणकोट के किले का, जिसको डूम कोट भी कहा गया है किताबों में और दून कोट भी कहा गया है। तो ये जो आप ये रेंज देख रहे हैं, इस पहाड़ की ये छोटी सी रेंज, ये टीला, ये चबूतरा सा आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहाड़ का, ये एक मुख्य केंद्र बिंदु था द्रोणकोट के किले का। और जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जो कोट शब्द है, ये हमारे जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, इसमें जो छोटे छोटे मांडलिक राजा होते थे या जो सामंतों के किले होते थे, उनको ये कोट कहा जाता था। यहाँ आसपास उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके नाम के पीछे कोट लगा है, चाहे खगमरा कोट हो, इसके अलावा फलदा कोट हो, चिंता कोट चंपावत में ही है, गौड़ी का जो क्षेत्र है जंगलों का, उसके आसपास का एरिया। तो ठीक उसी प्रकार ये द्रोण कोट, दून कोट या फिर डूम कोट का जो ये मुख्य कोट है, किला है, वो कभी यहाँ पे था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक चंपावत का एक स्थल है जो पूरे तरीके से हाशिए पर चला सा गया है और बहुत कम जानकारी इसके बारे में लोगों को है कि राजा बुंगा के किले के अलावा, इसके अतिरिक्त चांडाल कोट के किले के अलावा, बाणासुर के किले के अलावा भी यहाँ पर एक किला था। और जो चंपावत मुख्यालय में ही है, जो ब्लॉक ऑफिस है, उसका जो पूर्वी छोर है या जो वर्तमान समय में जो ये सर्किट हाउस है, यहाँ पर इसके नीचे का हिस्सा, यानी कि सर्किट हाउस और ब्लॉक का जो ये कैंपस है, इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये कभी द्रोणकोट का किला था। तो ये है वो महत्वपूर्ण चीज जिस पे आज हमारा वीडियो आधारित है। और ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे अभी भी कुछ निशानियां ऐसी है जो मौजूद है, जो इस बात की गवाही देती है कि यहाँ पे कभी एक महत्वपूर्ण इमारत रही होगी। और मंदिर के भी कुछ यहाँ पे अवशेष है, मूर्तियां है। तो आइए चलते हैं, उनको देखते हैं और इस क्षेत्र को देखते हैं आसपास और जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ से मिलती है। तो आइए एक बार इस द्रोणकोट के इस महत्वपूर्ण पॉइंट के पास। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है द्रोणकोट के किले का या फिर द्रोणकोट का। और जैसा कि आपने देखा है कि जो चंपावत में राजा बुंगा का किला है, उसकी भी स्थिति ऐसी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उससे पूरा जो ये अखिल चंपावत का क्षेत्र है, उस पर नजर गड़ी जा सकती है, गड़ाई जा सकती है, रखी जा सकती है, निगरानी की जा सकती है। या इसके अतिरिक्त अगर आपने बाणासुर का किला देखा है या फिर ये चांडालकोट का किला देखा है, तो वहां पर भी इस तरीके से किले बनाए गए हैं, कोट बनाए गए हैं कि जो पूरा जो क्षेत्र है उस पर नजर रखी जा सके। तो ये द्रोणकोट का क्षेत्र भी यहाँ पे ऐसी जगह पे बनाया गया था रावत कौम के राजाओं के द्वारा, जिससे इस पूरे चंपावत पे, इस पूरे इस मंडल पे जो है नजर रखी जा सके। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे को खेती खान को रोड जाती है और यहाँ पे सैदोला नाथबोरा गांव है और उसके आगे देवलनाथ, जहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और ढकना, चक्कू, डुंगरा सेठी के गांव वहाँ पे आते हैं। और इधर को कलेक्ट्रेट वाला परिसर है, छतार वाला क्षेत्र है। और सामने आप देख सकते हैं ये पूरी चंपावत की जो चाराल बेल्ट है वो यहाँ पे दिखती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण ये परिसर ये द्रोणकोट का है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी इस क्षेत्र की बातें बताई। और देवीलाल वर्मा जी, जो यहाँ के एक प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति है, जो इस क्षेत्र में, इस द्रोणकोट क्षेत्र में जो मंदिर है, उस मंदिर का प्रबंध देखते हैं, यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित करते हैं, चंपावत के धार्मिक अनुष्ठानों में जिनकी एक अग्रणी भूमिका रहती है। तो उन्होंने भी हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई। और उन्होंने बताया कि जब चंद राजा सोमचंद ने अपने फौजदार कालू तड़ागी की सहायता से रावत कौम के राजाओं को पराजित किया, तो उसके बाद इस द्रोणकोट के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपने खजाने से संबंधित, जो उनके राजकोष से संबंधित चीजें थी, वो इस द्रोणकोट में रखी। तो इस लिहाज से भी ये द्रोणकोट का क्षेत्र महत्वपूर्ण था। और आप देख रहे हैं कि ये मंदिर हमको यहाँ पे एक दिख रहा है। और मंदिर के साथ साथ, मंदिर चूंकि ये कालांतर में बना हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इस मंदिर के पास दो बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है। और ये धरोहर वो है जो इस चीज को प्रमाणित करती है कि यहाँ पे आसपास जरूर किला रहा होगा, कोट रहा होगा।
क्योंकि अपने पहले के भी वीडियोस में मैंने इन बिरखमों का काफी विस्तार से जिक्र किया है और बार बार इस बात को दोहराने का प्रयास किया है कि जो ये बिरखम होते थे ये वीरों के खंबे हैं, जो वीर योद्धाओं के पराक्रम को, उनके शौर्य को, उनकी शहादत को हमेशा के लिए याद करने के लिए बनाए जाते थे। साथ ही किले, मंदिर, नौले, सराय, इन तमाम जो ऐतिहासिक इमारतें थी उनके संकेतक के रूप में इन बिरखमों को लगाया जाता था, गाड़ा जाता था। तो ये दो बिरखम हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक विशालकाय बिरखम आप देखिए, ये ऊपर आम्लक शिला है, कलश की चीजें हैं और अन्य आकृति यहाँ पे बनी हुई है, ढाल बनी हुई है, लेकिन चूंकि ये बाद में इसकी मरम्मत हुई है तो ये स्पष्ट नहीं दिख पा रही है। और इसके दूसरे फलक की ओर हम देखें तो यहाँ पर भी एक आकृति है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। और दूसरा वाला बिरखम हम देखें यहाँ पे तो इस दूसरे बिरखम में हम फिर भी चीजों को देख पाते हैं। यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है जिस आकृति में एक धनुर्धारी योद्धा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक अश्वारूढ़ योद्धा यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये अश्वारूढ़ योद्धा, ये यहाँ पे आप अश्व देख सकते हैं और इसके हाथ में आप तलवार देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक हीरक आकृति है जो यहाँ के मंदिर में, यहाँ के नौलों में प्रमुखता से देखी जाती है। तो और एक आकृति इसके यहाँ पे भी बनी है। यहाँ पे भी एक पुरुष बना हुआ है जो संभवतः अपने हाथ में हथियार धारण किए हुए है और इतनी बारीकी से इसको बनाया गया है कि आप इसकी ये जो इसने वस्त्र पहना है उसका एक नीचे का हिस्सा जो लटक रहा है उसको देख सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिरखम है। इस किले के कभी अंग रहे होंगे या संकेतक रहे होंगे। और इस जो ये क्षेत्र है द्रोणकोट का, तो इसके बारे में प्रोफेसर राम सिंह जी जो एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है इस क्षेत्र के, जिन्होंने इस काली कुमाऊं पे सबसे ज्यादा एक विशद अध्ययन कर रखा है, तो वो अपनी पुस्तक काली कुमाऊं राग भाग में जिक्र करते हैं इस चीज का कि जो ये द्रोणकोट का क्षेत्र है ये कभी दानव वंशी जो बोरा है जो यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं, फुंगर क्षेत्र में, उनसे जुड़ा हुआ है और साथ साथ रावत कौम के राजाओं से जुड़ा हुआ है। और जो नील क्षेत्र है तल्ला देश का, तो प्रोफेसर राम सिंह जी कहते हैं कि वहां भी जो रावत लोग हैं वो अपने आप को इसी द्रोणकोट से जुड़ा हुआ बताते हैं। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोफेसर राम सिंह जी ने दी है। मेरे साथ इस समय श्री देवीलाल वर्मा जी है जो इस चंपावत शहर के एक प्रतिष्ठित अनुभवी सामाजिक कार्यों में जिनकी बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती है। यहाँ जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है यहाँ के प्रमुख मंदिरों के, चाहे वो नागनाथ मंदिर हो, चाहे वह बालेश्वर मंदिर हो, वहां भी उनकी एक सहभागिता रहती है, प्रतिनिधित्व रहता है और एक काफी उनके अनुभव से इस क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान बहुत सफल तरीके से संपादित होते हैं। तो वर्मा जी, जैसा कि मैंने बताया कि एक अनुभवी व्यक्ति है, इस क्षेत्र के काफी समझ रखते हैं, तो उनसे जानते हैं हम द्रोणकोट के बारे में जो एक महत्वपूर्ण एक क्षेत्र था, एक किलेनुमी संरचना थी। तो वर्मा जी आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। धन्यवाद। तो वर्मा जी हम जानना चाहेंगे द्रोणकोट को। द्रोणकोट सर जो चंद राजाओं की जब राजधानी रही यहाँ पर जी, तो राजा की जो मुख्य राज संबंधी कार्य होते थे जी, वो तो राजभुंगा में होते थे जी, और अन्य जो गुप्त गतिविधियां होती थी जी, वो जो है द्रोणकोट में ही हुआ करती थी। मुझे ऐसा अपने बुजुर्गों द्वारा एक मिला है। जी, और वहाँ क्योंकि जैसा कि अभी भी वर्तमान में भी वहाँ पर कुछ अवशेष ऐसे हैं जी, कुछ बिरखम्ब हैं जी, और शिव मंदिर हैं जी, भराड़ा मंदिर के साथ साथ भराड़ा मंदिर है जी, जो काफी सबसे बहुत पुराना है जी, और देवी का मंदिर है जी। तो इन सब चीजों की साथ साथ में इन चीज सब मंदिरों के समूह के साथ साथ में वहाँ पर जो चंद राजा से पहले रावतों का शासन रहता था जी, तो चंद राजा के आने बाद जब आक्रमण के बाद रावतों का पलायन हो गया तो राजा ने राजभुंगा किले को तो अपना राजधानी बनाई जी। और जो उसकी अन्य चाहे वो मंत्रणा से संबंधित हो जी, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो जी, चाहे वो
अन्य किसी गुप्त चीजों से संबंधित हो, वो सारी गतिविधियां द्रोण किले में ही, द्रोण कोट एरिया में ही संचालित राजा चंद्रजीत किया करते थे, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है अपने पूर्वजों द्वारा जी। और वो द्रोण कोट का जो वो क्षेत्र है जी, वो राजा बुंगे किले से थोड़ा सा ऊंचाई पे भी है, ऊंचाई पे, जिससे चारों ओर निगाह पड़ सकती है, नियंत्रण रखा जा सकता है जी। इसीलिए उसने ऐसी जगह चुनी जहाँ से अगर कभी वर्तमान में कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए तो वो अपने को सुरक्षित रख सके। इसलिए हमारे चंपावत क्षेत्र में जैसे अन्य धार्मिक स्थलों का महत्व है, मगर इसी प्रकार जैसे राजभंगा किले का महत्व है, जो इतना ही महत्व हमारे द्रोणकोट किले का भी है, जो अभी हमारी जनमानस में उतना प्रचलित या प्रसारित नहीं है जी। राजभंगा को तो किले के नाम पर सब जानते हैं, जहाँ पर अभी वर्तमान में तहसील परिसर है, मगर असली उसका जो जहाँ पर मंत्रणा होती थी, जहाँ पर मतलब जो है राजा के सारे और अन्य कार्य गुप्त संचालित होते थे, वो द्रोणकोट ही एक ऐसा एरिया था जहाँ पर कोतवाली चौबूतरा से ऊपर भराड़ा मंदिर तक जी, वर्तमान में जहाँ तक अभी शिव मंदिर है वहाँ तक वो एरिया ऐसा था जो राजा की अपनी गुप्त मंत्रणाओं के लिए या क्या कहते हैं खजाने के लिए या फिर मतलब जो हथियारों के संचालन या बनाने या जो भी होता होगा जी, तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रमाण पहले के मिलते हैं जी कि वहाँ पर राजा चंद्र जी के मतलब वो द्रोणकोट में रहा करते हैं। यहाँ पर एक इमारत रही होगी, एक बड़ा भवन रहा होगा, तो इस बात की गवाही देने के लिए बहुत सारे प्रमाण है। बिरखम हमने देखे, उसके अलावा जो ये पत्थर आप देख रहे हैं जिससे इसमें ये सोपान बना रखे हैं, सीढ़ी बना रखी है, तो अगर आप इन पत्थरों को गौर से देखें तो ये पत्थर ठीक वैसे पत्थर है जो यहाँ के किलों में, जो यहाँ के मंदिरों में, जो यहाँ के नौलों में, जो यहाँ के चबूतरों में, यहाँ की सरायों में बहुतायत से जिनका प्रयोग हुआ है। तो ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ये वही पत्थर है जिनको चंद शासकों के द्वारा, यहाँ के कत्यूरी शासकों के द्वारा, या यहाँ के जो मांडलिक शासक थे जो छोटे छोटे एरिया में शासन करते थे, उनके द्वारा अपने स्थापत्य में यूज किए गए। तो ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर, ये कितने विशाल पत्थर है, और इनको देख के हम सहज रूप से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये वही पत्थर है जिन पत्थरों का प्रयोग यहाँ रही किसी ऐतिहासिक इमारत में रहा होगा। ये भी आप देख सकते हैं, एक विशाल पाषाण खंड जो यहाँ के स्थानीय प्रसादित बलुआ पत्थर से बना होता था। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कुछ चार दीवारी जैसी कुछ दिख रही है हमें, कुछ तो बाद में यहाँ पे एक अलग निर्माण सा है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ पत्थर यहाँ पे अभी भी है। और किलों की एक खास बात होती थी, मनुस्मृति में भी एक बेहतर किला, एक बेहतर दुर्ग है, उसके जो कई लक्षण बताए गए हैं कि किले के अंदर हथियार रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जलाशय होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टॉप उसका एक हाइट होनी चाहिए जहां से एक सैनिक अपने शत्रुओं पर नजर रख सके, 10 सैनिक 100 शत्रुओं का सामना कर सके, 100,000 का सामना कर सके। उसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण चीज किले में होती थी वो होती थी, किले में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, देवालय होना चाहिए या कोई एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए जहां पे हम ईश्वर की आराधना कर सके। तो यहाँ पे भी कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो यहाँ पे एक मंदिर के होने का जो है एक प्रमाण पेश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो ये मंदिर है इसके भीतर आपको यहाँ पे कई सारे शिवलिंग दिखेंगे। समूह में वो शिवलिंग है, 3-3 के जोड़े में, 2-2 के जोड़े में, एकल रूप में यहाँ पे आप शिवलिंग देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर। और ये हूबहू वैसे ही शिवलिंग है जो यहाँ पे चंद और कत्यूरी शासकों के द्वारा उनके मंदिर में स्थापित किए जाते थे। साथ में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक शिवलिंग का एक पूरा समूह सा यहाँ पर एक है, एक समुच्चय के रूप में यहाँ पे इतने ज्यादा शिवलिंग है। तो हालांकि ये शिवलिंग यहाँ पे आए कैसे, क्या ये द्रोणकोट का ही एक अंग थे या फिर यहाँ पे ये अन्य जगह से यहाँ पे लाए गए हैं, तो इस बात में अभी भी जो है इतिहासकार और इतिहास मौन है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से किले के जो भाग होते हैं, अवयव होते हैं एक बेहतर किले के अंदर के, तो उससे एक अनुमान हम ये लगा सकते हैं, एक मत यह बना सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसका भी, इस द्रोणकोट का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है द्रोणकोट का। और अब देखते हैं उस बिरखम को, जो एक और तीसरा बिरखम इस क्षेत्र में है जहां पे बड़ी सुंदर आकृतियां बनाई जाती है, तो उसको देखते हैं हम और कोशिश करते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, क्या वो लेख मिलता है कि नहीं मिलता है, जिस लेख को हम तलाश कर रहे हैं। तो आइए।
तो यही वो रास्ता आगे जाता है जहाँ पे इस समय क्वार्टर्स बने हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के, और जहाँ पे अभी भी द्रोणकोट किले की ही एक निशानी मौजूद है जो एक बिरखम के रूप में है। तो आइए देखते हैं उसको। तो एक सामने है यहाँ पे बिरखम, जो द्रोणकोट किले का ही एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। जैसे ऊपर अभी हमने देखे बिरखम, ठीक उसी प्रकार का एक बिरखम इस परिसर में भी है जहाँ पे इस समय ये स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो आइए इस बिरखम को देखते हैं करीब से और जानने की कोशिश करते हैं उसमें कौन कौन सी आकृति बनी है और क्या उसमें वो लेख है जिस लेख की हम तलाश कर रहे हैं, जो 1350 शक संवत का जो लेख है, जिसका जिक्र यहाँ के मूर्धन्य इतिहासकारों ने भी अपने अपने लेखों में किया है। तो आइए, ये रहा वो महत्वपूर्ण एक और बिरखम, और ये आकार में वैसा ही है जैसा अभी तक हम लोग इस क्षेत्र में देखते हुए आए हैं। और इसमें आप देखिए तो यहाँ पर एक ये अर्धचंद्र सी आकृति यहाँ पे दिख रही है और एक गोल यहाँ पे एक संरचना है जिसके अंदर एक फूल का अंकन किया गया है। ये चूंकि जमीन में थोड़ा धंस चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब से एक युगल प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है, जो यहाँ पे अन्य बिरखमों में भी हमने देखी है। और इसके दूसरी तरफ हम देखें तो एक ये धनुर्धारी योद्धा यहाँ पे बना हुआ है, और जैसा कि बिरखम है, वीरों का खंबा है, योद्धाओं का खंबा है। और सबसे महत्वपूर्ण आकृति इसके इस तरफ बनी हुई है, और यह आकृति आप गौर से देखें तो ये भगवान गणेश की प्रतिमा इसमें है। और आप देख सकते हैं ये इनकी सूंड और ये नीचे उनका मूषक वाहन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसको गणेश भगवान से जोड़ती है वो है इनका ये उदर। लंबोदर भगवान गणेश का एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है। तो लंबा सा उदर हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाभिक तक की आकृति को इतनी बारीकी से इसमें उतारा गया है। तो ये गणेश जी की प्रतिमा, उधर पुष्प का अंकन, उधर दूसरी तरफ धनुर्धारी योद्धा का अंकन, और एक और महत्वपूर्ण आकृति जो है वो यहाँ पे एक नृत्य करती हुई स्त्री की आकृति है। तो ये चार फलक में इसके चार महत्वपूर्ण आकृति दिखती है, लेकिन चूंकि ये जमीन में धंस चुका है तो इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण लेख है तो वो हम इस समय फिलहाल नहीं देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इस चीज की तस्दीक करने के लिए पर्याप्त है कि ये जो क्षेत्र है ये कितना हिस्टोरिकल है और कितना इतना महत्वपूर्ण इस जगह का एक समृद्धशाली इतिहास रहा होगा। तो वो लेख हमें को फिर भी नहीं मिल पाया जिस लेख की हम तलाश कर रहे हैं। शायद वो जमीन में धंस जाने की वजह से दिख नहीं पा रहा है। और तीनों बिरखम में उस लेख को ढूंढने की कोशिश की जिसमें जिक्र है कि ये जो क्षेत्र है ये दानवों से संबंधित द्रोणकोट का ये क्षेत्र है। तो अब हम चलते हैं, यहीं पे एक स्थानीय मंदिर है सामने, और देवीलाल वर्मा जी से हमारे जो बात हुई उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी कई ऐसे हिस्टोरिकल जो है मॉन्यूमेंट है। तो उसको हम देखते हैं, उन मूर्तियों को देखते हैं और देखते हैं कि द्रोणकोट से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद है। तो आइए। तो इस खूबसूरत इस भराड़ा धाम में, इस भराड़ा पवित्र स्थल में, जो यहाँ स्थानीय एक प्रमुख देवता के रूप में यहाँ पे पूजित है, यहाँ नगर के जो देवीलाल वर्मा जी का परिवार है यहाँ पे चीज़ों को, व्यवस्था को देखता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वर्मा जी ने हमको इस क्षेत्र की दी और इस मंदिर के बारे में भी उन्होंने बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सुंदर ये 5 शिवलिंग यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो स्थानीय पूजा पाठ के तरीके हैं, जो कर्मकांड अनुष्ठान के तरीके हैं, उनसे संबंधित जो प्रतीक हैं उनको भी हम देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ पृष्ठभूमि में पीछे हम कुछ सुंदर मूर्तियों को देख सकते हैं जो सामने एकदम रखी हुई है, अलग अलग आकृति की, उनको हम देख सकते हैं। तो ये एक खासियत है इस द्रोणकोट के क्षेत्र की कि ऐसे ही कई महत्वपूर्ण धरोहरें जो ऐतिहासिक है वो अभी भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, यह भी एक बिरखम का शीर्ष प्रतीत हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और इस सुंदर इस वृक्ष की छांव में ये मंदिर, यहाँ के देवता स्थापित है और बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण ये द्रोणकोट परिसर में
यह खूबसूरत मंदिर जिसमें मौजूद है अभी भी यहाँ के मंदिरों की अद्भुत कलाकृति युक्त प्रतिमाएं, जिनका समय निश्चित रूप से 13वीं, 14वीं या फिर 12वीं शताब्दी तक हो सकता है। तो ये खूबसूरत मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह ये तमाम शिवलिंग की आकृतियां यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पे मूर्तियां भी एक जिक्र आपने किया था, वराह अवतार की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है। ये सब चीजें हमें खुदाई में मिली है वहाँ पे, जो अभी वर्तमान में भराड़ा मंदिर में संरक्षित हैं जी। और अच्छी तरह से उनकी पूजा पाठ हम लोग अपने नियम ढंग से करते हैं जी। और नौ पाटे से वर्मा जी का अभिप्राय है कि जो कुंड होता है नौले का, उसमें जो 9 सोपान होते हैं उनको 9 पाटा बोला जाता है हमारे और यहाँ की भाषा में। और यहाँ पे कई जगह ऐसे नौले जिनमें 5 है और 7 सोपान है। वो जिस नौले की बात कर रहे हैं वो उसमें 9 पाटे थे। वो खेती खान रोड में वर्तमान में भी जो है ऊपर से मलबा आने की वजह से ढक चुका है। अच्छा। वो हमारे इसने बताया था कि यहाँ पर जो है नौला है, उसकी खुदाई की गई तो वाकई में 9 पाटे का नौला मिला और पानी भी पूरा मिला। और बिल्कुल फिर ऊपर से दूसरे साल बरसात में ऊपर से मलबा आया और अभी वो बिल्कुल जो है ढक चुका है। धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत आपका। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ लिख करके इस क्षेत्र का नाम जो है पर्यटन के लिए आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था द्रोणकूट का क्षेत्र। उसके नीचे के हिस्से में इस समय हम लोग हैं, जो ब्लॉक के नीचे का हिस्सा है। ये काफी बड़ी रेंज थी इस द्रोणकूट क्षेत्र की। और इस द्रोणकूट क्षेत्र की एक और खास बात है कि जो उसका जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर एक डाक बंगला बना है और ये वही डाक बंगला है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस कुमाऊं की यात्रा के दौरान एक रात्रि विश्राम किया और बहुत सारे आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों में चर्चा करी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये क्षेत्र को स्वामी विवेकानंद ने अपने योग के लिए, अपनी साधना के लिए चुना था। मायावती आश्रम लोहा घाट में यहाँ से बहुत करीब है। उसके अतिरिक्त ये स्थान जहाँ उन्होंने विश्राम किया, इसके बाद आगे चलकर जो द्यूरी नामक गांव है वहां पर उन्होंने विश्राम किया। वहां पर उनका बंगला था जहां उन्होंने विश्राम किया। इसके अतिरिक्त आगे चलकर श्यामला ताल। तो पूरी एक रेंज है यहाँ पे, एक श्रृंखला सी बनी है जो विवेकानंद से जुड़े हुए स्थानों से जो यहाँ पे मानी जाती है और इस चीज के प्रमाण भी है, दस्तावेज भी है। और तो ये द्रोणाकूट का क्षेत्र था। एक प्रयास था कि चंपावत क्षेत्र की ऐसी ही जो कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अब जो है इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई है, उनको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने आपके सामने लाने का, ताकि जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको ये पता चल सके और लोगों को ये जानकारी हो सके कि ये क्षेत्र, ये चंपावत का क्षेत्र उत्तराखंड के इतिहास के लिए, भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था द्रोणकूट का किला, उसके अवशेष, उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू, धार्मिक पहलू, ऐतिहासिक पहलू। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।